शुरुआत करते हैं सबसे पहले। जहांगीर जो है ये नाम तो इनको तब मिलेगा जब ये गद्दी पर बैठेंगे। शुरुआत में जब इनका बर्थ हुआ तो इनका नाम है सलीम। प्यार से अकबर इनको सेखू बाबा कहते थे। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि भैया जी यही सलीम आगे चल के क्या बनेगा, तो यही सलीम आगे चल के हिंदुस्तान का शहंशाह बनेगा, जिसको जहांगीर नाम दिया। तो कई बार पूछ लेते सलीम के बचपन का नाम क्या है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या है? जी गुस्सार, ऐसा कुछ नाम था। अच्छा बताओ जल्दी से मेरे को, ये चीज याद रखना। जहांगीर के बचपन का नाम क्या हो जाएगा? सलीम। अब मैं एक खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ धार का किला किसने बनवाया था? MBT उसके बचपन का नाम क्या है? एमबी 1344। उसके बचपन का नाम है जोना। जॉन खान। ठीक है, ऐसे। तो अली गुस्सार अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम है, और जौना खां एमबीटी के बचपन का नाम है। अब आते हैं अकबर के। अकबर पिता हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात याद रखना, जोधाबाई ऐसा लोकल बोलचाल की भाषा में फेमस हो चला है। अदरवाइज जोधाबाई दरअसल में माँ नहीं है। इतिहास में उनका नाम है हरकाबाई। और ये हरकाबाई किन की पुत्री है? अपन ने पढ़ा था आमेर के राजपूत राजा भारमल की पुत्री है। अब यदि मैं पूछूं ये राजपूत हैं तो निश्चित रूप में कौन से राजपूत हैं? कछवा। अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध किन से स्थापित किए थे? कछवाहा राजपूतों से। लेकिन याद करो महाराणा प्रताप और राणा उदय सिंह ये भी राजपूत हैं, लेकिन ये सिसोदिया राजपूत हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है महाराणा प्रताप राजपूतों के किस वंश से हैं? याद रखना, सिसोदिया वंश से। मतलब राजपूत तो है, लेकिन राजपूतों में भी एक कछवाहा होता है, एक सिसोदिया होता है, ये चीज है। अब यदि मैं पूछूं अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो मैंने आपको एक चीज बताया था, एक संत थे जिनका नाम है शेख सलीम चिश्ती। इन्हीं के आशीर्वाद से इन्हीं की कुटिया में जन्म हुआ था दरअसल में सलीम का। तो नाम जो बच्चा पैदा हुआ था उसका नाम सलीम इसलिए पड़ा क्योंकि इनके आशीर्वाद से वो पैदा हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सलीम के पैदा होने में किस संत का आशीर्वाद था या योगदान था, तो ये आप याद रखना, शेख सलीम चिश्ती। अब आता मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब अकबर काफी छोटा सा था तो हुमायूं ने अकबर को बैरम खान के अधीन कर दिया था। भैया तू ही पढ़ा लिखा, तू ही इसको देख। ठीक है। उसी तरह से जब सलीम छोटा है तो फिर अकबर ने इस सलीम को बैरम खान के लड़के के हवाले कर दिया। बैरम खान के लड़के का नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। तो आपसे पूछा जाएगा कि सलीम का संरक्षक कौन है, तो आंसर है आप बैरम खान के बेटे को टिक करेंगे जिसका नाम है अब्दुल रहीम खान। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैं आपसे पूछूं कि जहांगीर के समकालीन कौन कौन है, आंख खोल के अच्छे से देखो, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। सूरदास। यदि आप तुलसीदास बोल रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो। आप में से जल्दी से मेरे को कोई भी एक जन बताओ, तुलसीदास किसके अक, समकालीन थे? अकबर। कौन सा ग्रंथ लिखा था इन्होंने अकबर के समय पे वाराणसी में? रामचरितमानस। अच्छा अच्छा। ठीक है, याद रखना। लेकिन यदि मैं पूछूं कि तुकाराम करके एक दक्षिण के कबीर हैं, मतलब साउथ इंडिया के ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है तुकाराम, और इनकी ज्यादातर बातें कबीर से मेल खाती हैं, इसलिए इनको साउथ का कबीर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है ये किस संप्रदाय से हैं, इनकी रचना क्या है, तो ये चीज आप याद रखना, ये सब क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के। अभंग किनकी रचना है, कौन से संप्रदाय से संबंधित है, दक्षिण का कबीर किन्हें कहते हैं, और तुकाराम। फिर हमने पढ़ा था कल के दिन, मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के ओरछा में किनका जन्म हुआ था? यही है भैया वो व्यक्ति। इसी ने लिखा था रामचंद्रिका रसिक प्रिया, और ये रीति काल का सबसे पहला और सबसे बेस्ट कवि है। तो ये चीज आप याद रखना। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ओरछा, मतलब ये मध्य प्रदेश से संबंधित व्यक्ति है। और ये भी दरअसल में किसके समकालीन चल रहा है? जहांगीर के समकालीन चल रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से जहांगीर के समकालीन कौन है, तो आपको ये तीन नाम याद रखने हैं, सूरदास, तुकाराम और केशवदास। अब आता है, बताओ अकबर का काल किसका स्वर्णिम युग कहा जाता है, मतलब अकबर के काल में सबसे ज्यादा क्या हुआ था?
साहित्य। हिंदियों का स्वर्णयुग। ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था, मतलब बहुत सारे हिंदी ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ था। उसका बेटा जो है अकबर का नाम है जहांगीर। जहांगीर के समय में चित्रकला का भारत में विकास हुआ बड़ी तेजी से। अब चित्रकला का भारत में विकास कैसे हुआ, तो कुछ चित्रकार के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला चित्रकार है उस्ताद मंसूर। किसी भी पक्षी का कैसा भी चित्र हो, ये बिल्कुल सिद्धस्त था उसको बनाने में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पक्षियों का ख्याति प्राप्त चित्रकार कौन था जहांगीर के समय पे, तो आंसर है उस्ताद मंसूर। वहीं किसी भी व्यक्ति को देखकर उसका बिल्कुल ए टू जेड लफ्ज ब लफ्ज बिल्कुल वैसा ही चित्र बनाने में महारत हासिल था उस्ताद अबुल हसन को। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा साइबेरियन सारस का सबसे पहली बार चित्र किसने बनाया, तो निश्चित रूप में जो पक्षियों का चित्र बनाता होगा वही तो बनाएगा, मतलब उस्ताद मंसूर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्यक्तियों का बहुत अच्छा चित्र कौन बनाता था, तो आंसर है उस्ताद अबुल हसन। लेकिन कई बार चूंकि व्यक्तियों का चित्र बनाता था तो आपके दिमाग में ये नाम क्लियर हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि ईरान के एक शासक है जिनका नाम है शाह अब्बास। मुगलों की मतलब जहांगीर की उनसे दोस्ती हमेशा अच्छी बनी रहे, तो इसलिए एक हिंदू चित्रकार को, मेरी बात ध्यान से सुनना, हिंदू चित्रकार बोला है, मुस्लिम चित्रकार नहीं बोला मैंने, हिंदू चित्रकार को भेजा था पर्सिया मतलब ईरान, और जाके शाह अब्बास का चित्र बना के आओ। ये बहुत बड़ी बात है। तो वो जो चित्रकार है उसका नाम है हिंदू चित्रकार बिशन दास। तो आपसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा कि व्यक्तियों का सिद्धस्त चित्रकार कौन था, तो नो डाउट है अबुल हसन। लेकिन जब पूछा जाएगा कि ईरान के पर्सिया के शाह अब्बास का चित्र किसने बनाया है, तब आपको अबुल हसन टाइप नहीं करना है, बिशन दास टाइप करना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से जहांगीर के दरबार में कौन सा चित्रकार नहीं था, तो याद रखना पक्षियों का ख्याति प्राप्त चित्रकार तो था, व्यक्तियों का सिद्धस्त चित्रकार तो था, एक हिंदू चित्रकार भी है माधव, और एक और हिंदू चित्रकार है, इसके बारे में तो क्वेश्चन आ ही चुका है, तो ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं आगे। अपन ने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि बैरम खान की डेथ हो जाती है तो अकबर उसको अपने संरक्षण में ले लेता है। अब अकबर का बेटा पैदा हुआ है जिसका नाम है सलीम। तो सलीम की परवरिश कैसे हो, तो इसके लिए बैरम खान के बेटे को ही अकबर चुनता है, नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका इसी वजह से। अब आता बहुत इंपॉर्टेंट, जो अकबर का सेनापति है वही राजकवि भी है। याद रखना अकबर का क्वेश्चन एम पी जाता है, जहांगीर का सेनापति का नाम हमेशा पूछा जाता है, तो आंसर है महाबत खान। अब ये भी उतना इम्पोर्टेंट अगर हम माने कि नहीं है अगर ये वाला वर्ड, तो रहने दो इसको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। इसमें से दो तीन चीजें लिंकअप हैं, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो जो मैं बताऊं उसको बस दिमाग में रखना। जहांगीर की दो बीवियां हैं, पहली बीवी है मानबाई और दूसरी बीवी है जगत गोसाई। आपको ये नाम बिल्कुल याद रखने का नहीं है कि उनका घराना कौन सा है या कौन कौन उनके पिता है, बस आपको नाम याद रखना है मानबाई और जगत गोसाई। मतलब जहांगीर का पहला विवाह मानबाई से होगा और जहांगीर का दूसरा विवाह जगत गोसाई से होगा। अब जो बात बोल रहा हूँ वो सेट करना दिमाग में। मानबाई जो है इसी का बेटा है खुसरो, तो निश्चित रूप में जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा खुसरो है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज। उसी तरह से जो दूसरी बीवी है जगत गोसाई, इससे पैदा हुआ है खुर्रम, और खुर्रम का नाम आगे चल के हम पढ़ेंगे शाहजहां। मतलब हमने दो औलादें पढ़ी, पहली औलाद पढ़ी खुसरो, अच्छे से देख लो जरा, वो किसकी औलाद है, मानबाई से उत्पन्न हुई है, और दूसरा है खुर्रम मतलब शाहजहां। और शाहजहां या खुर्रम किससे उत्पन्न हुए हैं, जगत गोसाई से। पत्नी, इन दो के अलावा एक तीसरी पत्नी का जिक्र ज्यादा मिलता है हमको जहांगीर के समय में, उसका नाम शुरुआत में है मेहरुन्निसा, परंतु एक त्योहार पड़ता है जिसको बलबन ने शुरू किया था। बताओ बलबन ने कौन से त्योहार को शुरू किया था, नौरोज। नवरोज त्योहार के अवसर पर जो जहांगीर है उसने जब मेहरुन्निसा को पहली बार देखा तो उसको ऐसा दिखा कि जैसे नूर का पहाड़ हो, तो इसलिए नाम पड़ गया नूर जहां। नूर मतलब प्रकाश पुंज या प्रकाश का एक बड़ा स्रोत, तो इस तरह से इसका नाम नूर जहां भी है। तो नूर जहां नाम याद रखना ये जहांगीर ने दिया है।
लेकिन शुरुआत में नाम क्या रहता है, मेहरुन्निसा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है, मेहरुन्निसा। अब इनके अलावा एक और का जिक्र मिलता है इतिहास में, प्रेमिका। तो प्रेमिका का नाम है अनारकली। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। यदि मैं आपसे पूछूं जहांगीर का बड़ा बेटा कौन, तो मैंने आपको बता दिया खुसरो। दूसरा बेटा कौन, जगत गोसाई के गर्भ से जिसका नाम है खुर्रम। यही आगे चल के शाहजहां बनेगा। परवेज भी है, शहरयार भी है, हालांकि इन पे अभी आपको ज्यादा फोकस नहीं करना। अब चलते हैं अपन आगे। आप में से कोई एक जन मेरे को बताओ, अकबर की डेथ कब हुई है? 1605। कहाँ पर? आगरा के पास सिकंदरा। आगरा के पास सिकंदरा। जहांगीर गद्दी पर कब बैठेगा? 1605 में। 1605। मैं एक सन लिख रहा हूँ, आप मुझे बताना कितने साल का अंतर है। 1 साल। मतलब गद्दी पर बैठे हुए बस 1 साल ही हुआ है जहांगीर को, और उसके बेटे ने ही विद्रोह कर दिया। मतलब उसका बेटा अपने पिता के अगेंस्ट में खड़ा हो गया। क्यों? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। बताओ, खुसरो की माँ का नाम क्या है भैया जी? देखो अच्छे जगत से, गोसाई। अच्छे से देखो। एक मानभाई। मानभाई। बिल्कुल गलती नहीं चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। खुसरो जो है बड़ा बेटा सबसे, उसकी अम्मी है मानबाई। दरअसल में जैसे ही जहांगीर की शादी, अच्छा जहांगीर कैसा व्यक्ति है, हिंदू है कि मुस्लिम व्यक्ति है? निश्चित रूप में जहांगीर मुस्लिम व्यक्ति है। और मानबाई जो है वो हिंदू राजकुमारी है। लेकिन जहांगीर जो है वो क्या करता है, शराब पीता है ज्यादातर। फिर वो डांस आंस जो चला करते थे है ना, और उनमें डूबा रहता है। और साथ ही साथ में अफीम का सेवन बहुत ज्यादा करता था, तो जिस वजह से नशेड़ी हो चुका था। और उनकी इन आदतों से ये परेशान हो गई। कौन परेशान हो गई? पहली बीवी मतलब मानबाई। तो मानबाई के लाख समझाने पर भी जहांगीर जब नहीं समझता है, तो मानबाई अपने आप छत से कूद जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि खुद बहुत ज्यादा डोज अफीम की खा लेती है। मतलब कुल मिला के सीधी सीधी सी बात है, आत्महत्या कर लेती है। और जब ये बात पता चलती है उसकी औलाद को, तो जल्दी से आप बताइए मानबाई की औलाद का नाम क्या है? खुसरो। दूसरों को ऐसा लगता है कि मेरी माँ की डेथ जो है ये मेरे बाप के कारण हुई है, मतलब जहांगीर के कारण हुई है। मतलब अपनी माँ की मौत का कसूरवार खुसरो किसको मानता है भैया जी? अपने बाप को मानता है। तो ये युद्ध छेड़ देता है। यही युद्ध है भैरावल का युद्ध, या यही युद्ध है जालंधर का युद्ध। तो जालंधर और भैरावल का युद्ध में जो खुसरो है, याद रखना, वो सिखों के पांचवें गुरु श्री अर्जुन देव जी की भी मदद लेता है। सिखों के पांचवें गुरु, देखो पांच लिखा है, और अर्जुन देव में आ ज न द वा, पांच ये भी हो गए। तो ऐसे अपन याद रख सकते हैं। तो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी के पास जाता है खुसरो, और उनको बताता है कि मेरी माँ ने आत्महत्या कर ली है, मेरा बाप ही दोषी है, ऐसा वैसा। तो गुरु अर्जुन देव जी भी तैयार हो जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। और फाइनल में युद्ध होता है मुगलों की तरफ से, मतलब जहांगीर, और दूसरे पक्ष में उसका बेटा है जिसका नाम है खुसरो, और साथ दे रहे हैं गुरु अर्जुन देव जी। परंतु इस युद्ध में मुगलों के पास क्योंकि तोपें रहती हैं, तो बहुत आराम से क्या कर दिया जाता है, हरा दिया जाता है दूसरे पक्ष को। तो दूसरे पक्ष को हरा दिया जाएगा तो खुसरो को जेल में डाल दिया जाएगा। और सिखों के जो पांचवें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव जी, उनसे बोला जाएगा कि आपने मेरे बेटे को बरगलाया है, उसका माइंड डाइवर्ट किया है, तो जो हमारे युद्ध में क्षतिपूर्ति हुई है, तो लगभग लगभग बहुत सारा पैसा, लगभग 2 लाख रुपए, ऐसा बोला जाता है कि 2 लाख रुपए युद्ध में हर्जाना हुआ है। गुरु अर्जुन देव जी आप 2 लाख रुपए दो, नहीं तो हम आपको मार देंगे। तो गुरु अर्जुन देव जी क्या कहते हैं कि मैं इतना हर्जाना अदा नहीं कर पाऊंगा। और जहांगीर जो है और थोड़ा सा टाइट होता है, और उनके खिलाफ एक और आरोप लगाता है राजद्रोह, कि आपने मेरे बेटे को बरगला कर दरअसल में राज्य से क्या की है, गद्दारी की है, तो आप अब इस राज्य में नहीं रह सकते, आपको मरना होगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है जहांगीर ने किस सिख संत को फांसी दी थी? याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव जी को फांसी दी थी। उन पे कौन सा आरोप लगाया था? तो आरोप लगा था राजद्रोह, लेकिन उसके पीछे मेन वजह था युद्ध का हार जाना, जो इतना वसूलना था। अब चलते हैं अपन आगे।
जल्दी से आप बताइए, मैंने अभी पढ़ा है आपको, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा। तो सबको पता है। अच्छा, इसकी जो अम्मी है उसका नाम है अस्मत बेगम, और इसका जो बाप है ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, मिर्जा गयास बेग। और इसी को एक उपाधि दी है नूरजहां ने, इत्माद उद्दौला की। अब ये नाम आपको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि इसी से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। और इस साल क्वेश्चन आया था मेंस में, नूरजहां गुट लिखिए, उसकी शुरुआत यहीं से हो चुकी है। याद रखना, नूरजहां के गुट में उसके परिवार के लोग ही हैं, इसलिए माँ का नाम याद रखना पड़ेगा आपको, अस्मत बेगम। बाप का नाम याद रखना पड़ेगा। और नूरजहां जो है, इसकी एक बेटी है जिसका नाम है लाडली बेगम, और इसका विवाह करता है जहांगीर का एक पुत्र शहरयार होता है, उससे विवाह करती है नूरजहां। मतलब नूरजहां दरअसल में एक विधवा है। इसका पहले विवाह हो चुका था शेर अफगान नाम के एक व्यक्ति से, जो मर गया था। और मरने के बाद फिर नूरजहां जो है दरअसल में वो मुगल हरम पे आ जाती है, उनके दादी जान मतलब अकबर की जो माँ है, या सॉरी अकबर की माँ है, उनकी सेवा में। वहां जहांगीर इसको देखता है और लट्टू हो जाता है। मतलब थोड़ी पहले की कहानी है, लेकिन अपन उस पर नहीं जा रहे, अपन तो सीधे बात कर रहे हैं माँ अस्मत बेगम। अच्छा, ये माँ अस्मत बेगम जो है, यही अपनी बेटी के साथ में गुलाब के फूल से इत्र निकाला करती थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, गुलाब के फूल में से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? तो नूरजहां की माँ ने। क्या नाम है उसका? अस्मत बेगम। ये चीज आपको याद रखनी है। अब यदि मैं बात करूं कि नूरजहां जो है, इसके पहले कोई पति था क्या इसका? तो बिल्कुल, नूरजहां का पहला पति है अली कुली बेग। इसका नाम शेर अफगान है। 1594 में नूरजहां से उसका विवाह हुआ है, लेकिन कुछ समय बाद इसकी डेथ हो जाती है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब यदि मैं पूछूं, ये देखो 1607 में डेथ हो जाती है ना। अब यदि मैं पूछूं कि दूसरा पति कौन है नूरजहां का, तो भैया दूसरा विवाह उसका किससे होता है? जहांगीर से होता है। और जैसे ही जहांगीर से हुआ, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जहांगीर की गलत आदतें थी। कौन कौन सी? अफीम खाता था, शराब पीता था, अय्यासी वगैरह में डूबा रहता था। तो शासन प्रशासन में ज्यादा ध्यान नहीं देगा। तो ऐसे दौर में जब शासन प्रशासन में ज्यादा ध्यान नहीं देगा, कौन? नाम है शाहजहां, माफी चाहता हूँ, जहांगीर। तो फिर नूरजहां देखेगी और वो शासन को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने की कोशिश करेगी, और कहीं न कहीं पूरे तरीके से अधिकार क्षेत्र में ले भी लेगी। इतिहास ऐसा लिखता है, 10 साल तक, ये नाम याद, ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, 10 साल तक मुगल काल में किसी एक ने शासन नहीं किया, बल्कि एक गुट ने शासन किया है, उसको कहते हैं नूरजहां गुट। ये इस साल का क्वेश्चन है कि जहांगीर जो है वो गलत आदतों के कारण वहीं रहेगा, जनरली पड़ा रहेगा। तो फिर राज्य में अच्छा प्रशासन लागू हो, इसके लिए आगे निकल कर आएगी मेहरुन्निसा मतलब नूरजहां, और ये अपने सगे संबंधियों की मदद से सल्तनत को आगे बढ़ाएगी। कैसे? इसका पिता है जिसको इसने टाइटल दे रखा है इत्माद उद्दौला, ये मदद करेगा। इसकी माँ भी प्रशासनिक कार्यों में मदद करेगी। इसका एक भाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, आसफ खान। और शाहजहां जो है, जिसका नाम है खुर्रम, वो भी इस गुट में शामिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, इन 4-5 लोगों की मदद से राज्य में प्रशासन अच्छा हो, इसके लिए एक गुट बना जिसका नाम है नूरजहां गुट, जिसमें ज्यादातर लोग किसके हैं भैया? नूरजहां के ज्यादातर लोग हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि नूरजहां गुट ने सल्तनत की गद्दी पर या दिल्ली सल्तनत पर कितने समय तक शासन किया है, या मुगल काल में कितने समय तक शासन किया है इन लोगों ने? तो 10 सालों तक इन्होंने शासन किया। अब यदि मैं आपसे पूछूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ देना, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहांगीर का विवाह होता है नूरजहां से 1615। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये चीज। तो 1615 में नूरजहां का विवाह, सॉरी सॉरी 1611, 1611 वो टाइम है जब नूरजहां शादी करती है जहांगीर से। याद रखना 1611 में। अब देखो, जैसे ही जहांगीर दारू वारू पिएगा, है ना, लिप्त हो जाएगा गलत आदतों में, तो ये समझ जाएगा बहुत अच्छे से। कौन समझ जाएगा? ध्यान से सुनना। ये समझ जाएगी नूरजहां। तो नूरजहां क्या करेगी? संगठन, अपने जो पैंतरे हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो क्या करेगी? 1612 में अपना जो भाई है, तो नूरजहां का जो भाई है, नाम मैंने पहले ही बताया, असफ खान, उसकी बेटी जो है जिसका नाम है अरजुमंद बानो बेगम,
तो अर्जुमंद बानो बेगम से क्या कर लेगी, शादी कर देगी। किसकी शादी कर देगी, शाहजहां की शादी कर देगी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाहजहां की शादी किससे होती है, मुमताज महल से, जिसका नाम अर्जुमंद बानो बेगम है। और बाद में इसी के सम्मान में क्या चीज बनाई जाएगी, मरने के बाद ताजमहल बनाया जाता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि नूरजहां के भाई का नाम क्या है, तो असफ खां नाम है। और इसी असफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, और अर्जुमंद बानो बेगम जब मर जाएगी तो क्या बनता है, ताजमहल जो शाहजहां बनवाता है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। अब जो बताना था वो सबसे अहम क्वेश्चन आ गया है। नूरजहां गुट बहुत आराम से 10 साल तक चला। ये 10 साल नूरजहां गुट जो चला, इसमें नूरजहां ने ज्यादातर अपने पिता की बात ही मानी है, और पिता का नाम है मिर्जा गयास बेग। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था, नूरजहां के पिता को नूरजहां ने एक उपाधि दे रखी थी, नाम है इत्माद-उद-दौला। तो जब इत्माद-उद-दौला या मिर्जा गयास बेग मर जाता है, तो फिर नूरजहां गुट धीरे 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 बिखरता चला जाएगा। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जैसे ही पिता की डेथ हो जाती है, तो उसका मकबरा कहाँ बनवाया जाता है, आगरा में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिर्जा गयास बेग जिनको उपाधि है इत्माद-उद-दौला, तो इसी नाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इत्माद-उद-दौला का मकबरा कहाँ पर है, आगरा में। और पहली बार इस मकबरे में, इत्माद-उद-दौला के मकबरे में सफेद संगमरमर का उपयोग किया जाएगा। और सफेद संगमरमर को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए उसमें फूलों की इस तरह से लड़ियां वड़ियां भी सजाई जाएंगी। मतलब संगमरमर में ही इस तरह की नक्काशी की जाएगी। इसको बोलते पित्रादुरा शैली। ये लास्ट टाइम छत्तीसगढ़ पीएससी का क्वेश्चन है कि पित्रादुरा शैली या जो संगमरमर है उसमें फूलों की लड़ियां इस तरह से सजाने की जो चीज है, उसको सबसे पहले किसने या किसके मकबरे में वो चीज देखी गई है। तो याद रखना, नूरजहां के पिता हैं, नाम है मिर्जा गयास बेग, उनका टाइटल है, उनकी उपाधि इत्माद-उद-दौला। उनका मकबरा आगरा में बना था। दरअसल में इसी में बनाई गई है, कौन सी शैली बनाई गई है, पित्रादुरा शैली। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन आएगा कि पित्रादुरा शैली किसके मकबरे में देखी जाती है, तो आंसर है इत्माद-उद-दौला का मकबरा। इत्माद-उद-दौला कौन है, मिर्जा गयास बेग। मिर्जा गयास बेग कौन है, नूरजहां के पिता। और नूरजहां के पिता ने ही दरअसल में नूरजहां गुट को असल में 10 साल चलाए रखा। और जैसे इनकी डेथ हुई, नूरजहां गुट भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यदि मैं आपसे पूछूं मुगल काल में सबसे पहली इमारत बताइए, सबसे पहली इमारत बोल रहा हूँ, तो मुगल काल में सबसे पहली इमारत इमारत जो पूरी तरह से संगमरमर से बनी, तो इसमें ज्यादातर आप लोग किसको टिक करते हो भैया जी, आप लोग ज्यादातर टिक कर देते हो ताजमहल को। याद रखना, ताजमहल से पहले इत्माद-उद-दौला का मकबरा पहली इमारत है जो संगमरमर से बनी। और अपन ने पढ़ा कि उसमें ये वाली शैली लागू हुई थी, पित्रादुरा शैली। लेकिन यदि अपन पूछें कि भैया ताजमहल क्या है, तो ताजमहल पूर्णतः संगमरमर से बनी, लेकिन याद रखना दूसरी इमारत है, कि पहली इमारत ये है और ये दूसरी इमारत है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि मुगल काल में संगमरमर से बनी पहली इमारत कौन सी है, और यदि ऑप्शन में इत्माद-उद-दौला का मकबरा ना दे, तो फिर आपको हुमायूं का मकबरा टाइप करना है। कई लोग हुमायूं के मकबरे में संगमरमर के अलावा दूसरे पत्थरों का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए इसको ऑप्शन सही नहीं मानते। मतलब इसको नहीं मानते कि संगमरमर, मैंने बोला संगमरमर से बना पूरी तरह। तो हुमायूं का मकबरा पूरी तरह संगमरमर से नहीं बना, लेकिन पहली बार संगमरमर का उपयोग इसी में किया गया। पूरी तरह संगमरमर से बनेगा ये वाला चीज, इत्माद-उद-दौला का मकबरा। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना, लेकिन ये 3 पॉइंट अभी मत याद रखना, प्री में नहीं आएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इत्माद-उद-दौला का मकबरा कहाँ है और कौन सी शैली में बना है, बस आपको ये चीज याद रखना। ये तो आगे के लिए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अपन ने पढ़ा था कि अकबर ने अहमदनगर को जीत लिया था, अहमदनगर के किले को। लेकिन जैसे ही अकबर की डेथ होती है, तो दरअसल में जो योग्य वजीर है उसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, मलिक अंबर। तो अहमदनगर का एक वजीर है मलिक अंबर, उसने दरअसल में अहमदनगर को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और उसी का एक सेनापति है मलिक राजू। इन दोनों ने अकबर की, माफी चाहता हूँ, अकबर के बाद जहांगीर की अधीनता मानने से मना कर दिया। तो जहांगीर के लिए सबसे बड़ी बाधा हो गई अहमदनगर, जो अकबर के समय में जीत लिया गया था। एक बार फिर से मलिक अंबर एक व्यक्ति है और मलिक राजू जो है, ये दोनों के दोनों जो हैं ये अहमदनगर को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो कहने का मतलब है, अब जो है मलिक अंबर के विरुद्ध
भेजता है, किसको भेजता है, ध्यान से सुनना। खुसरो तो बड़ा बेटा था, उसने गद्दारी करी थी तो उसको हटा दिया गया, जेल में डाल दिया गया। अब आता खुर्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जहांगीर जो है ये खुर्रम को भेजता है, ध्यान से सुनना, किसके विरुद्ध युद्ध करने के लिए, मलिक अंबर, जिसने अहमदनगर को कैप्चर कर रखा था। तो खुर्रम जैसे ही भेजता है मलिक अंबर के विरुद्ध, तो मलिक अंबर जैसे ही के पास पहुंचता है खुर्रम, बीच में एक व्यक्ति मिलता है, बीजापुर का शासक अली आदिल शाह। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि खुर्रम और मलिक अंबर के बीच में दरअसल ये व्यक्ति है अली आदिल शाह, बीजापुर का शासक है। यही दरअसल में इन दोनों के बीच में लड़ाई ना करा के मध्यस्थता करा देगा कि तुम इसकी बात मान लो भाई, क्या दिक्कत है तुमको। तो फाइनल में खुर्रम की बात मानकर मलिक अंबर सरेंडर कर लेता है और अपने को मुगल साम्राज्य में शामिल करने के लिए हाँ कर देता है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अहमदनगर जहां का शासक अब मलिक अंबर हो गया था, मुगलों से संधि कर लेता है। मुगलों मतलब किससे संधि करता है, तो जहांगीर से संधि करता है कि खुर्रम से संधि करता है, खुर्रम से संधि करता है। और जब खुर्रम इस बात की खुशखबरी अपने पापा को देता है, जहांगीर को देता है कि पापा, जो ये मलिक अंबर जिसने अपने आप को अहमदनगर का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था, वो भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया है और मैंने ऐसा करने पर बाध्य कर दिया है, लेकिन इस काम में अली आदिल शाह ने भी मदद की है। तो तत्काल जहांगीर जो है ये खुर्रम को एक टाइटल देता है जिसमें कहते हैं शाहजहां। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है कि खुर्रम को शाहजहां नाम दिया गया कौन सी उपलब्धि के कारण। तो आपको याद रखना पड़ेगा अहमदनगर, आपको याद रखना पड़ेगा मलिक अंबर। मतलब अहमदनगर का जो वजीर था मलिक अंबर, इसी ने अहमदनगर को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। और फिर बीजापुर के शासक अली आदिल शाह की सहायता से ये जो मलिक अंबर है ये मुगलों के अधीन हो जाता है या मुगलों को सरेंडर कर देता है। तो इसी खुशी से खुश होकर खुर्रम को शाहजहां नाम देता है कौन, जहांगीर। ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि मलिक अंबर कौन सा व्यक्ति है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं मलिक अंबर से। जो व्यवस्था उत्तर भारत में, अहमदनगर। एग्जैक्टली जो व्यवस्था उत्तर भारत में राजा टोडरमल ने भू राजस्व की अपना रखी थी, उसी को दक्षिण में लागू करता है मलिक अंबर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था को दक्षिण में किसने लागू किया, तो अहमदनगर के शासक मलिक अंबर। दूसरा, आपने गुरिल्ला या छापामार युद्ध नीति सुना होगा। इस छापामार युद्ध नीति का जनक जो है ये मलिक अंबर को माना जाता है, लेकिन दक्षिण में। उत्तर भारत में वही व्यक्ति है गुरिल्ला युद्ध नीति के जनक, महाराणा प्रताप। दरअसल महाराणा प्रताप भी नहीं है, महाराणा प्रताप के साथ जो भील जनजाति के लोग थे वो दरअसल में छुपकर वार किया करते थे। तो ये गुरिल्ला युद्ध नीति के जनक माने जाते हैं। लेकिन दक्षिण में गुरिल्ला युद्ध नीति को वर्गीगिरी कहा जाता है, छुपकर युद्ध करना। और अब यदि मैं आपसे पूछूं कि मलिक अंबर की युद्ध नीति को ही सीखा था शाहजी भोसले ने, मतलब शिवाजी के पिताजी ने, और फिर शिवाजी ने अपने पिताजी से ये नीति सीखी। तो यदि क्वेश्चन है कि शिवाजी ने छापामार युद्ध नीति या गुरिल्ला युद्ध नीति किससे सीखी है, तो कहीं ना कहीं शाहजी भोसले, और शाहजी भोसले ने किससे सीखी है, मलिक अंबर से। तो ये याद रखना ये चीज। अब एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि मुगलों ने, अकबर की बात कर रहा हूं, जब अहमदनगर, अहमदनगर नहीं, सॉरी सॉरी, हाँ अहमदनगर। अच्छा बताओ, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी। अहमदनगर। ये बात अहमदनगर। हमेशा याद रखना कि चांद बीबी कहाँ की शासिका थी, अहमदनगर की। तो जब मुगल युद्ध करने के लिए आते हैं अहमदनगर, तो पहली बार मुगलों का सामना किनसे होता है, मराठों से होता है। और ये बड़े फुर्ती से लड़ा करते थे। ये चीज अकबर ने देख लिया, और जहांगीर भी चूंकि इस युद्ध में था तो वो भी समझ गया। इसलिए जहांगीर ने मराठों को सम्मान दिया, उनको अपनी सेना में शामिल भी किया। और इसीलिए शामिल किया क्योंकि मराठे जो हैं काफी कठोर परिश्रम करते थे और बड़े बहादुरी से लड़ते थे, और देश का प्रतिरोध का आधार थे। मतलब कोई भी बाहरी शक्ति यदि आएगी तो उसको खदेड़ फेंकने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मराठाओं के महत्व को सबसे पहले किस मुगल शासक ने समझा और उनको उमरा वर्ग में शामिल किया। याद रखना, जहांगीर है वो व्यक्ति जिसने मराठाओं का एक्चुअल पावर देखा और उनको अपनी सेना में सम्मिलित किया। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहांगीर के जीवन की सबसे बड़ी सफलता क्या है। तो मैंने आपको कल बताया था कि महाराणा प्रताप
जो मेवाड़ के राजा हैं, केवल एकमात्र यही राजपूत राज्य था और ये एकमात्र राजा थे राजपूत महाराणा प्रताप, जिन्होंने अकबर या मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकारी थी। परंतु उसका बेटा जो है, तो महाराणा प्रताप का बेटा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से देखो, महाराणा प्रताप का बेटा है राणा अमर सिंह। इसने सन 1615 में, 1611 में जहांगीर का विवाह हुआ था, याद रखना, और 1612 में मुमताज का विवाह शाहजहां से हुआ था। और 1615 में क्या होता है, जहांगीर संधि कर लेता है राणा अमर सिंह से, और इस तरह से चित्तौड़ भी अब मुगलों के अधीन हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अकबर के जीवन की सबसे बड़ी असफलता क्या है और जहांगीर के जीवन की सबसे बड़ी सफलता क्या है? तो याद रखना, अकबर के जीवन की सबसे बड़ी असफलता है कि मेवाड़ को, मतलब महाराणा प्रताप को, मुगलों में या मुगल आधिपत्य में नहीं झुका पाए थे। और जहांगीर के जीवन की सबसे बड़ी सफलता वही है जो बाप की सबसे बड़ी असफलता है। मतलब इसने जो है महाराणा प्रताप को, मतलब मेवाड़ को, और महाराणा प्रताप के बेटे जो है राणा अमर सिंह, मतलब चित्तौड़ को, मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहांगीर के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो जहांगीर ने चित्तौड़ के राणा अमर सिंह से संधि करके चित्तौड़ को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ये जहांगीर के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और ऐसा उसने किया था सन 1615 में। याद रखना, दो क्वेश्चन। तो मराठाओं के महत्व को जहांगीर ने समझा था सबसे पहले, और चित्तौड़ से संधि भी सबसे पहले इसी ने करी थी। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1627 में जहांगीर का स्वास्थ्य खराब होगा, तो उसको एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है कश्मीर, क्योंकि उस रोग का इलाज कश्मीर में ही है। परंतु जब रास्ते में लौट रहे हैं तो एक जगह है भीमबार, यहीं पर दरअसल में क्या हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, भीमबार में डेथ हो जाएगी और लाश जो है वो दिक्कत परेशानी में आ सकती है अगर कहाँ तक ले जाया जाए, दिल्ली या आगरा तक ले जाया जाए। तो इसीलिए जहांगीर के मरने के बाद उसको वहीं भीमबार से पास में पड़ता है पाकिस्तान के लाहौर में जगह शहादरा, तो यहीं दफना दिया जाता है दरअसल में इसको। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भैया जी बाबर का मकबरा कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे आगरा में है। फिर हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है, सिकंदरा में है। और फिर उसके बाद आता है जहां शाह, माफी चाहता हूँ, जहांगीर। तो अच्छे से देखो, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान मतलब लाहौर, और लाहौर में कहाँ पर भी है, शाहदरा। मतलब हिंदुस्तान से बाहर किसका मकबरा है, तो याद रखना शाहदरा। अब आप बोलोगे सर बाबर का मकबरा भी तो है, लेकिन याद रखना बाबर का मकबरा आगरा में ही है, लेकिन 9 साल बाद उसकी अस्थियों को काबुल ले जाया जाता है। तो कई इतिहासकार कहते हैं कि उसका शुरुआत में दफन यही है आगरा में, तो वो आगरा ही माना जाएगा। लेकिन फिर भी आप ये चीज याद रखें कि किस मुगल शासक का मकबरा आगरा से बाहर है। तो आपको यदि ऑप्शन में जहांगीर नहीं देता है, तो जहांगीर तो देगा क्योंकि उसका मकबरा कहाँ पर है, शहादरा, पाकिस्तान में। लेकिन यदि नहीं देता है जहांगीर, तो फिर आपको टिक करना पड़ेगा कौन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम है बाबर। तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो रावी नदी के तट पर शहादरा में दफना दिया जाता है। किसको दफना दिया गया भैया जी, शाहजहां, शाहजहां कह रहा हूँ, जहांगीर को। अब इसके बाद आता है जहांगीर की आत्मकथा, जहांगीर ने स्वयं लिखी थी। ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं, जहांगीर ने अपनी किसी भी तरह की कोई आत्मकथा नहीं लिखी है। जहांगीर की आत्मकथा एक व्यक्ति ने लिखी है जिसका नाम है मोहम्मद खां। इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये 10 में से 6 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि जहांगीर की आत्मकथा किसने लिखी है, तो मोहम्मद खां। कुछ इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि आईने जहांगीरी में जहांगीर ने 12 आदेश जारी किए थे। तो इन 12 आदेशों में से मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट आदेश ये था कि इसने खुद मादक पदार्थों का सेवन करता था, भांग आंग, और दूसरा कोई उनका प्रयोग न करे उस पर क्या कर दिया था, रोक लगा दी थी। मादक पदार्थों के अंतर्गत तंबाकू के उपयोग पर भी रोक लगा दी है। स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो आंसर है जहांगीर। गाय को नहीं मारते हैं हिंदू कल्चर में, लेकिन इस्लामिक कल्चर में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि गाय मतलब पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया जहांगीर ने, तो ये क्वेश्चन भी आता है। और लास्ट में, यदि किसी भी व्यक्ति को जहांगीर से न्याय चाहिए होता तो वो न्याय की जंजीर को क्या करता, उसमें लगी घंटियों को हिलाता, तो तत्काल शहर का जो अमीर दाद हुआ करता था वो आ जाता और तत्काल काजी वगैरह न्याय की व्यवस्था करते।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर ने कितने लोक कल्याणकारी आदेश जारी किए थे, उन आदेशों का संग्रहण किसमें था, आईने अकबरी में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध जहांगीर ने कब लगाया था, सन 1617 में। मतलब यहाँ से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध और पशु हत्या पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया था, आईने जहांगीरी के द्वारा। अब यदि मैं आपसे पूछूं जहांगीर का सबसे बड़ा गुण क्या था, तो मैंने आपको बताया था उसकी न्यायप्रियता। न्यायप्रियता का मतलब क्या है, आगरा के किले से यमुना के तट शाहबुर्ज तक एक लंबी एक क्या थी, दरअसल में एक जंजीर थी, उसमें 60 घंटियां लगी थी। और किसी भी व्यक्ति को जब भी न्याय चाहिए होता तो वो एक घंटी को जब बजाता तो इस तरह से ये घंटियां जुड़ी थी कि आवाज जो है वो होती हुई तत्काल कहाँ पहुंच जाती थी, आगरा में, जहां पर बादशाह रहते थे। और यहीं पर उन्होंने अमीर दाद या काजी इनको नियुक्त किया था जो न्याय को तत्काल देते थे। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो आंसर है न्याय की जंजीर सबसे बड़ी और सबसे बड़ा गुण है जहांगीर का। लेकिन यदि मैं पूछूं जहांगीर का सबसे बड़ा अवगुण क्या है, तो नशा करना, मतलब मद्यपान करना, ये सबसे बड़ा अवगुण। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब यदि मैं पूछूं कि जहांगीर ने क्या क्या बनवाया है, तो याद रखना जहांगीरी महल बनवाया है उसने, अपने पिता का मकबरा बनवाया है उसने, अब्दुल रहीम खान ने खाना संरक्षक था उनका मकबरा भी बनवाया है, और सबसे इंपॉर्टेंट है खुद का मकबरा भी बनवाया है, लेकिन वो उसको डिजाइन किया था नूरजहां ने। और मोस्ट इंपॉर्टेंट गोविंद महल दतिया ये नहीं बनवाया है दरअसल में जहांगीर ने। जहांगीर का एक शिष्य, जहांगीर का एक दोस्त है जिसका नाम है वीर सिंह बुंदेला, मैंने आपको बताया था, जिसने अबुल फजल को मारा था, उसी ने गोविंद महल दतिया में बनवाया था। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ से अपन कल पढ़ेंगे, क्योंकि 1 मिनट बचा है, अपन कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक बार जरा इसको भी बहुत अच्छे से देख लेना, इसमें काफी फंसाने वाली चीजें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यात्री जहांगीर के समय में भारत आया, तो या तो कैप्टन हॉकिंस देगा, या तो सर टॉमस रो, या तो विलियम फिंच, या तो एडवर्ड टेरी, या तो पॉल कैनी। अब इनके बारे में मैं दो दो तीन तीन चीजें बता देता हूँ जल्दी से। जैसे आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में व्यापार करने के लिए आई थी सन 1601। ब्रिटेन की महारानी ने साइन कर दिए थे, एलिजाबेथ ने, लेकिन भारत में व्यापार तभी कर सकती थी ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ के मुगल बादशाह के साइन होते उस फरमान पे। तो फाइनल में 2-4 साल गुजर जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता है। तो फिर उसके बाद में कुछ समय के बाद में अकबर की डेथ हो जाएगी, फिर जहांगीर शासक बनेगा, जहांगीर को मतलब कुछ समय गुजर जाएगा। तो फिर एक व्यक्ति आता है, जेम्स प्रथम का राजदूत है जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी इनको बोलती है, जेम्स प्रथम को बोलती है कि सर आप कुछ करिए, आप मान्यता दिलवाइए हमको। तो जेम्स प्रथम कैप्टन हॉकिंस को भेजते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये केबीसी का क्वेश्चन है, कौन बनेगा करोड़पति से सोचो ये क्वेश्चन आया था, वो भी 1 करोड़ के लिए पूछा गया था कि वो कौन से जहाज में बैठ कर आया था। जनरली उस समय जलमार्ग ही था, तो जहाज हेक्टर या रेड ड्रैगन में बैठ कर आया था और फिर आया वो भारत में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके बारे में आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ। ये व्यक्ति कैप्टन हॉकिंस जो है तो ये इंग्लिश मतलब ब्रिटिश, लेकिन ये बहुत अच्छी क्या बोल लेता है, फारसी। तो इसलिए इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी जहांगीर ने, या इसको फिरंगी खान भी कहा। फिर इसकी वाक्पटुता से इतना प्रभावित हुआ कि इसको 400 जात का मनसब दे दिया। मतलब मनसब का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि दरअसल में मनसबदारी प्रथा उस समय चला करती थी। परंतु और उसके बाद में एक ईसाई लड़की अर्मीनिया से शादी भी कर दी, परंतु वो चीज नहीं दी जिसके लिए कैप्टन हॉकिंस आया था। मतलब कहने का है कि व्यापार पत्र के लिए साइन नहीं दिए। क्यों साइन नहीं दिए? क्योंकि पुर्तगीज जो है वो जहांगीर को काफी अच्छे अच्छे आभूषण, अच्छे अच्छे वस्त्र देकर लालच में पहले से ही कैप्चर कर रखे थे। इसलिए दूसरे यूरोपीय ब्रिटिशों को दरअसल जहांगीर ने साइन नहीं दिए। परंतु सन 1611 में जब जहांगीर का विवाह नूरजहां से होता है और कैप्टन हॉकिंस पीछे ही पड़ जाता है, क्योंकि कैप्टन हॉकिंस आया था 1608 में
और 3 साल गुजर जाएंगे 1611, उसको व्यापार पत्र पे साइन नहीं मिल पाते हैं। तो फिर वो जहांगीर को मुबारकबाद देता है, 1611 में उसकी शादी थी, और कहता है महाराज अब मैं जाने वाला हूँ क्योंकि आप मुझे व्यापारिक घोषणा पत्र पे साइन नहीं दे रहे हैं, हमको व्यापार करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो फिर जहांगीर क्या करता है, कहता है कि एक काम करो, दक्षिण में, और दक्षिण में भी वो जगह मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, तुम एक काम करो, जाओ अस्थायी कारखाना खोल लो, या उसी को उस समय बोलते हैं व्यापारिक कोठी खोल लो। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन आए कि अंग्रेजों ने सबसे पहला कारखाना कहाँ खोला था, तो याद रखना दक्षिण में खोला था। किस सन में खोला था? 1611 में खोला था। और अंग्रेजों के द्वारा खोला गया सबसे पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में था, जो कि अस्थायी कारखाना। तो अब आपसे यदि मैं पूछूं कि भैया जी अंग्रेजों के द्वारा पहला स्थायी कारखाना कब खोला गया है, तो 2 साल बाद, तो सन 2 साल बाद ब्रिटिशों ने सबसे पहली स्थायी फैक्ट्री या स्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया था। तो ये दो क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाएंगे कि अंग्रेजों ने पहला कारखाना कब खोला, तो आपको कहना 1611 अस्थायी था। अंग्रेजों ने पहला स्थायी कारखाना कब खोला, आंसर है 1613। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 1613 में जो कारखाना सूरत में खोला गया ब्रिटिशों के द्वारा, जहांगीर ने इसको मान्यता दी, लेकिन पुर्तगीज ने फिर से बहुत अच्छे अच्छे उपहार दिए, तो जिस वजह से जहांगीर ने फिर से ये वाला फरमान वापस ले लिया और ब्रिटिशों से कहा कि बस नहीं, अब आप नहीं कर सकते हो व्यापार व्यवसाय सूरत बंदरगाह पे। तो फिर एक व्यक्ति को भेजा जाता है जिसका नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेम्स प्रथम इस बार एक राजदूत को भेजते हैं अपने, जिसका नाम है सर टॉमस रो। और सर टॉमस रो जो है, बहुत अच्छे से देख लो, ये भी जिस जहाज से आएगा उसका नाम भी पूछा गया है केबीसी में, लायन जहाज से। वो हेक्टर जहाज से आया था, ये लायन जहाज से आया था। अब उसके बाद में ये जो है, इसने परमिशन ले ली है, मतलब जो सर टॉमस रो है, इसने व्यापारिक पत्र की परमिशन ले ली थी, व्यापारिक पत्र पे जहांगीर के साइन ले लिए थे। परंतु ऐसा माना जाता है कि ये सबसे पहले मांडू गया था मिलने के लिए, फिर उसके बाद इसको शिकार पे जाने का मौका भी मिला, और ये जहां भी पहुंचता बस एक ही बात कहता कि सर मेरे को व्यापारिक घोषणा पत्र पे साइन दे दो, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार और व्यवसाय करने लगी। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि सर टॉमस रो वो व्यक्ति है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में काम करने की परमिशन दिलाई। एक भिखारी के रूप में जहांगीर के सामने खड़े होकर दरअसल में उसने क्या किया है, व्यापारिक घोषणा पत्र पर साइन लिए हैं। ये भी एक क्वेश्चन है कि वो कौन सा यात्री है जिसने भिखारी के रूप में खड़े होकर, सोचो जिस कंपनी ने हम पर राज किया, शुरुआत उसकी भिखारी के रूप में हो रही है, और वो व्यक्ति का नाम है सर टॉमस रो। तो सर टॉमस रो वे व्यक्ति है जिसने दरअसल में जहांगीर से क्या किए, व्यापारिक घोषणा पत्र पर साइन लिए। अब आता है फाइनल, सन 1617 में जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित करी, सूरत में। तो मैंने आपको पूरा का पूरा कहानी समझा दिया कि 1617 में क्या हुआ, 1613 में क्या हुआ, 1612 में क्या हुआ। इसमें बहुत फंसते हैं आप लोग कि मैं पूछूं पहली कोठी कब खोली गई, तो आपको कहना मसूलीपट्टनम में, लेकिन अस्थायी। दूसरी कोठी कब खोली गई, तो आपको कहना है 1613 में, लेकिन वो कुछ समय के लिए थी। और परमानेंट कोठी कब खोली जाएगी या परमानेंट कारखाना कब खोला जाएगा, आंसर है 1617। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यदि मैं आपसे पूछूं एडवर्ड टेरी जो है ये किसके समय में भारत आया था, आंसर है जहांगीर। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सर टॉमस रो जब अपने लाइन जहाज में आया था, तब दरअसल में वो एक पादरी को भी अपने साथ पकड़ कर लाया था, और वही थे एडवर्ड टेरी। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एडवर्ड टेरी जो हैं वो कब आए थे भारत, तो आंसर है जहांगीर के समय में भारत आए थे। मोहम्मद टेरी अपनी किताब में लिखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर और जो जहांगीर है, ये तीन ऐसे शासक हैं जो हमेशा गंगा जल का पान करते थे। तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है कि गंगा जल का पान करता था जहांगीर, ये कौन सा इतिहासकार बोलता है, तो याद रखना एडवर्ड टेरी याद रहेगा, जो एक पादरी है और किसके साथ आया था, सर टॉमस रो के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है विलियम फिंच। विलियम फिंच इतिहासकारों में केवल इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसी ने बताया था कि अनारकली नाम का कोई व्यक्तित्व है। अदरवाइज कई लोग कहते हैं नहीं ये तो प्रेम प्रसंग का मामला है। कई लोग कहते हैं कि जहांगीर को इंटरेस्टिंग पुट देने के लिए अनारकली का वक्तव्य जोड़ा गया है, लेकिन विलियम फिंच जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं वो साफ साफ बताते हैं कि इसका मकबरा है, मतलब अनारकली का मकबरा है, मतलब ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तो ये दरअसल में इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
अब यदि मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है, तो याद रखो आप, बुलंद दरवाजा है, गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया गया था, फतेहपुर सीकरी में बना था। तो बुलंद दरवाजा इस दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है। ये सबसे पहले जिसने कोट किया वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अनारकली के होने का दावा करने वाला विलियम फिंच ही था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दुनिया का या विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा, बुलंद दरवाजे को किसने घोषित किया है? आंसर है विलियम फिंच। फिर एक बुक का नाम आएगा, आपको ये बुक का नाम याद रखना हो तो ठीक है, नहीं रखना हो तो कोई मतलब नहीं है। द रेमॉन्स्ट्री, ये बुक जो है ये डच पर्यटक फ्रांसिस्को पैलसर्ट ने लिखी थी। ये डच फ्रांसिस्को पैलसर्ट एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जहांगीर के समय का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। मतलब पूरे उसके शान शौकत, पूरे उसके महलों का, उसकी राजसी सवारी का, राजसी वैभव का, मतलब कुल मिला के पूरा का पूरा राजसी तामझाम का बहुत अच्छे तरीके से लेखन किया है किताब रेमॉन्स्ट्री में डच पर्यटक फ्रांसिस्को पैलसर्ट ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बस आपसे यही क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो ये आपसे बन जाएंगे कि कौन सा पर्यटक या कौन सा यात्री जहांगीर के समय में आया था, तो आपको हेडिंग याद करनी है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। जहांगीर के समय पे याद रखना, पहले मैं अकबर की बात करूं, अकबर ने मनसबदारी प्रथा चलाई थी जिसमें काम करने के बदले पैसा दे दिया जाता था, नगद वेतन तो मनसबदार, और अगर जागीर दे दी तो जागीरदार, ऐसा अपन ने पढ़ा था। मनसबदारी प्रथा में ही थोड़ा सा चेंज किया दरअसल में जहांगीर ने, उसने दुयस्पा और सिंहस्पा व्यवस्था लागू की। मतलब यदि कोई मनसबदार है तो उसको 100 जात का मनसब, मतलब 100 रुपए यदि मिलता है उसको, तो वो अपना जो पद है उससे दुगने घोड़े रख सकता है। मतलब दुगने घोड़े मतलब 200 घोड़े रख सकता है। सिंहस्पा व्यवस्था में यदि मनसबदार 100 है, मतलब उसको 100 रुपए वेतन मिलता है, तो अगर उसको त्रिअस्पा दे दिया तो फिर वो 300 घोड़े रख सकता है अपने अंडर में। तो कहने का मतलब है कि द्विअस्पा और त्रिअस्पा व्यवस्था यही कहलाती है। तो कहने का मतलब है कि यदि उसकी 1 रुपए आमदनी है तो वो 2 घोड़े रख सकता है, तो द्विअस्पा, और यदि 1 रुपए आमदनी है और त्रिअस्पा है तो 3 घोड़े रख सकता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि द्विअस्पा और त्रिअस्पा व्यवस्था किसने चलाई थी? आंसर है मोस्ट इंपॉर्टेंट जहांगीर ने। अब उससे भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मानसिंह है, अपन ने पढ़ा था हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए गया था। अकबर ने बोला था कि यदि मानसिंह तुम महाराणा प्रताप से संधि या तो उसका सर लेकर नहीं आते हो तो मैं महल में घुसने की परमिशन तुमको नहीं दूंगा। और इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि मानसिंह जो है वो अपने फलसफों में कामयाब नहीं हो पाया। महाराणा प्रताप का चेतक ने युद्ध स्थल से बाहर निकलने में उनकी मदद करी। कहने का मतलब है मानसिंह खाली हाथ जब लौटा तो अकबर ने साफ साफ बोल दिया था कि मैं दरबार में घुसने की परमिशन नहीं दूंगा, लेकिन अक्सर करके ये कोशिश करता रहता कि किसी न किसी तरीके से महाराणा प्रताप को लेकर आया जाए। तो उसकी इसी कोशिश के कारण जहांगीर हमेशा उसको बूढ़ा भेड़िया कहकर बुलाता था। कि जैसे शेर का निवाला छीनने का दमखम किसका होता है भैया जी? केवल और केवल सियार का या भेड़िए का। तो मानसिंह अब बुजुर्ग हो चला है, लेकिन फिर जो काम को वो हल्दी घाटी के युद्ध में नहीं कर पाया, उस काम को किसी न किसी तरीके से वो करने की बीच बीच में कोशिश करता रहता है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, ये टाइटल बूढ़ा भेड़िया मानसिंह को जहांगीर ने कहा था कि लाख कोशिशों के बावजूद भी वो किसी न किसी तरह से मेवाड़ के, माफी चाहता हूँ, चित्तौड़ के राजा को अपने पक्ष में, मतलब मुगलों के पक्ष में लाने की पूरी कोशिश करता है। हालांकि ये अंत तक सफल नहीं होता। लेकिन बाद में जहांगीर के समय पे अपन ने पढ़ा था कि मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप का बेटा, क्या नाम है भैया, कोई बताएगा? राणा अमर सिंह। तो राणा अमर सिंह वो व्यक्ति अमर जिन्होंने किससे संधि कर ली थी? मुगलों से। तो जो काम अकबर के जीवन की सबसे बड़ी असफलता थी, बताओ वो काम किसके जीवन की सबसे बड़ी सफलता है? जहांगीर के जीवन की सबसे बड़ी जहांगीर। सफलता है। चित्तौड़ को मिलाना कि मेवाड़ को मिलाना? बताओ महाराणा प्रताप कहाँ के शासक थे? चित्तौड़। मेवाड़ मेवाड़। याद रखना मेवाड़, लेकिन उन्होंने चित्तौड़ रियासत को भी कैप्चर कर रखा था, लेकिन असल मायने में वो मेवाड़ी है। ठीक है। अच्छा, अब आज